मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आज हमारा जो सेशन है वो बहुत ही यूनिक सेशन है। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं और आपको IIT JEE क्रैक करना है तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिससे कि आप JEE मेन क्वालिफाई कर लो। तो आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक पे है कि क्या स्ट्रेटजीज और स्टेप्स होने वाले हैं जिसके थ्रू आप IIT JEE क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट कोचिंग। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेटजी तो हर एक बच्चा बनाता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो की तो वो आपका जो आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, अगर आपने फॉलो किया तो ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमारे तरफ से टिप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कौन कौन से वो मैं आपको 7 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जिसका अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ये मान चलना कि आप JEE मेन आराम से क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक, देखो तैयारी तो हर कोई बच्चा करता है, कोई कोचिंग से करता है, कोई सेल्फ से करता है, लेकिन क्या होता है कि तैयारी अगर आपने एक सही सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं की, आपने बहुत घौच-पौच तरीके से तैयारी की तो आपका कभी भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है JEE मेन, याद रखिएगा। तो मैं जो आपको 7 टिप्स बताने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। मेरा सबसे पहला आपका टिप्स है कि आप जब भी तैयारी करना शुरू करो स्टार्ट विथ NCERT। आपको अगर आप JEE मेन की तैयारी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट क्या करना पड़ेगा, NCERT से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ये आपको बेसिक्स प्रोवाइड करता है। आपने अगर रेफरेंस बुक पहले उठा लिया तो वहां क्या होता है कि वो थोड़ा लेवल एडवांस होता है, तो उसमें आपको समझने में चीजें दिक्कत आ सकती हैं। इसलिए अगर आपने NCERT स्टार्ट की तो आप चीजों को समझ पाओगे। और सबसे बड़ी इसका एडवांटेज ये है कि JEE मेन में मैं बात करूं तो 70% टू 60% टू 70% आपका NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, अब मैं दूसरे टॉप टिप्स की बात करता हूं तो दूसरा टिप क्या है कि हैव अ क्यूरियस माइंड। आपका माइंड क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया तो कैसे किया, क्यों किया। कोई दिक्कत होती है तो आपको क्यूरियस होना चाहिए, पूछना चाहिए किसी टीचर से या किसी फ्रेंड से। पूछने में अगर आपने आनाकानी की तो आप ये मान लो कि JEE मेन आप नहीं क्वालिफाई करने वाले हो। तो इसका मतलब है आपका माइंड एकदम क्यूरियस होना चाहिए, जानने की उत्सुकता हर चीज में होनी चाहिए। हर चीज, कोई भी साइंटिस्ट बना तो क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, पूछने की, जानने की, ये हुआ तो क्यों हुआ, सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। अगर ये नहीं सोचा होता न्यूटन ने तो कभी भी इतना बड़ा लॉ नहीं दिया होता, इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बने होते। तो आपको अगर JEE मेन क्वालिफाई करना है तो आपको क्यूरियस माइंड अपना डेवलप करना पड़ेगा। मैं तीसरे टिप की बात करता हूं। तीसरा टिप क्या है, सॉल्व द क्वेश्चंस विद द मल्टीपल सॉल्विंग टेक्निक्स। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो किसी एक मेथड से सॉल्व करने के बजाय आप उसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की टेक्निक सीखो। जिससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन जब वो क्वेश्चन आता है, आपने कई सारे मेथड्स अप्लाई किए हैं, तो आप एग्जामिनेशन में वो मेथड अप्लाई करना जो सबसे कम टाइम लेता है। ये आपको टाइम बचाने का साधन है, क्योंकि JEE मेन हो या कोई भी कंपटीशन हो, आपका सबसे बड़ा टाइम वहां पे टाइम लिमिट होता है। अगर क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, अगर 6 घंटे में आपको JEE मेन का पेपर दे दूं तो आप टोटल क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन वहां पे 3 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या मल्टीपल टेक्निक से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगला क्या होता है, चौथा टिप मेरा आपके लिए क्या है, रिवाइज वाइजली। इसका क्या मतलब है कि आपको जो भी रिवीजन आप कर रहे हो अपनी ईमानदारी से करो। ऐसा नहीं दिखाने के लिए कि हम रिवीजन करते हैं, एक चैप्टर उठाया अब 5-6 घंटे उसी में लगा दिए। रिवीजन का मतलब होता है कि आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाओ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आपको चैप्टर रिवाइज हो गया। ऐसा नहीं कि अब चले पूरा थियरी से स्टार्ट किया, 2 दिन लगा दिया आपने रिवीजन करने में। रिवीजन का मतलब होता है टाइम वेस्ट नहीं करना। रिवीजन मतलब थोड़े टाइम में पूरी चीजों को समराइज कर लेना, तो वो आपको ईमानदार होना पड़ेगा रिवीजन के केस में। अगला हमारा क्या टिप्स है आपके लिए, मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली। आप अपना टाइम मैनेज करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो आप मान चलना कि JEE मेन तो भूल जाओ, या कोई भी कंपटीशन होता है अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस क्या किस लेवल का टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि क्वेश्चन जब भी आप लगाओ तो विद इन टाइम लिमिट्स लगाओ।
जैसे क्या होता है, क्वेश्चन आपने लगाना शुरू किया, आपने बहुत टाइम लिया, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जब आप 3 घंटे में बैठोगे पेपर देने तो पता चला उस क्वेश्चन चक्कर में आपके 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि आपको अगर 3 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं तो ये मान लो कि 3 घंटे में 25 क्वेश्चन का आपको आइडिया बहुत लंबा होना चाहिए। मतलब आप 25 क्वेश्चन का 3 घंटे में करने का इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि 25 क्वेश्चन 3 घंटे में ना हो कि 2.5 घंटे में आप कर सको। तब तो वहां पे 3 घंटे में आप वो प्रेशर झेल पाओगे और वो 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, चलो अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व मल्टीपल मॉक टेस्ट। अब देखो क्या है कि मैं ये जो तरीके बता रहा हूं सेल्फ स्टडी के बता रहा हूं, तो अगर आपके पास ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं या कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, आप उसको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटी समझ में आएगी कि आप क्या कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट देने से मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको मॉक टेस्ट आपने दिया, 300 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 80 लगभग जेईई मेन में 80 to 85 कट ऑफ होता है हर साल का, तो वही हर साल रहता है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट शुरू किया, आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए 100 प्लस आ गया, तो अब आप क्या होगा, अब आपको अपना मेंटेन करना है कि आपको उस 100 से ऊपर ही जाना है हमेशा। एक मॉक टेस्ट दिया 100 आ गया, अगले मॉक टेस्ट में 115 लाया, अगले मॉक टेस्ट में 150 आ गया, अगले मॉक टेस्ट में, तो हमेशा आपको ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी धीरे धीरे बढ़ा रहे हो ना, तो वहां पे आपको बढ़ना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट दे देकर आपको अपनी एफिशिएंसी अपनी खुद के द्वारा आंकनी पड़ेगी कि मेरी एफिशिएंसी है कितनी, मैं कितना स्कोर पर कर पा रहा हूं, क्योंकि जितना आप अभी मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर कर पाओगे, एवरेज स्कोर जो आपका रहेगा वही लगभग जेईई मेन में भी आपका एवरेज स्कोर होने वाला है। अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दिए, आप 80 टच कर रहे हो, तो ये मान चलना कि जेईई मेन में भी आप 80 to 90 के बीच में ही रह जाओगे। तो मॉक टेस्ट का बहुत इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगला क्या है, चूज द राइट रेफरेंस बुक। सबसे बड़ी चीज है कि आप रेफरेंस बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो राइट रेफरेंस बुक आपको फॉलो करना जरूरी है। अदरवाइज आप कोई भी किताब उठा लिया, आपने लगाने लगे, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है। और बेटा जब भी आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज है आपको वो बुक फॉलो करो जिसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए आप कहां भटकोगे, तो आपको सॉल्यूशन के लिए जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको कुछ बुक्स का वो प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, और वीडियो के सेक्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये अगर 7 टिप्स आपने मेरी मानी तो ये मान चलना बिना कोचिंग के आप 180 प्लस आप जेईई मेन में लेके आओगे, ये गारंटीड है। ठीक है, तो ये आप खुद से एक स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसको फॉलो करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी कंपटीशन क्रैक करना, स्ट्रेटजी को फॉलो करना, केवल स्ट्रेटजी बनाना जरूरी नहीं होता है। ओके, तो इसी के साथ आप लगो जी जान एकदम टाइम बना के एकदम लगे रहो, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट रखो और मॉक टेस्ट देते रहो, तैयारी करते रहो, एक बेसिक लेवल से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो। जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उस पे काम ज्यादा करो, जो वीक पॉइंट्स उसको धीरे छोड़ दो, ताकि हमारा जेईई मेन पे परसेंटाइल पे इफेक्ट ना आए उसकी वजह से। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।